नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है, ये इश्क ही तो है। और इस कहानी के 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, ये तीसरा पार्ट है। दोस्तों, चलिए इस कहानी के तीसरे पार्ट को शुरू करते हैं। मुझ में और क्या क्वालिटी है, ये मुझे नहीं पता। अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ, ये सरदर्द पराग की वजह से तो नहीं? ज़्यादा परेशान तो नहीं किया उसने तुम्हें? पीहू चाय का घूंट लेते हुए बोली। वैसे पीहू तुम सही कहती थी, जितना बेवकूफ़ वह दिखता है उतना है नहीं। भगवान ने उसे अच्छा खासा दिमाग दिया है। यह तो आज उसका काम देखकर पता चल गया कि बंदा इंटेलिजेंट है। क्या बात है, क्या बात है। ये गंगा उल्टी दिशा से कैसे बहने लगी? हमारी दीप्ति अपने कट्टर दुश्मन की इतने खुले दिल से तारीफ कर रही है। इरादे तो नेक है मैडम, कहीं आपका दिल उस पर? पीहू शरारत से उसकी आंखों में झांकते हुए बोली। इतने भी बुरे दिन नहीं आए मेरे पीहू जो उससे दिल लगाऊं। वह तो मेरी दोस्ती के लायक भी नहीं। कोशिश की थी उसने मुझसे दोस्ती करने की, लेकिन मैंने भी उसे। हे भगवान, तू कभी नहीं सुधरेगी। बेचारा दोस्ती ही तो करना चाहता था, कर लेती। पीहू, मैं यहाँ यारी रिश्तेदारी निभाने नहीं आई, बल्कि अपना करियर बनाने आई हूँ। मुझे नहीं पड़ना इन फालतू के चक्करों में, जो बाद में आपके दुख का कारण बने। कहते हुए दीप्ति के चेहरे पर दुख की रेखाएं उभर आई। फिर खुद को थोड़ा सामान्य करते हुए बोली, हाँ काम अच्छा किया उसने, इसलिए तारीफ तो बनती ही है। कहते हुए दीप्ति ने चाय का कप किचन में रखा और कपड़े चेंज करने बाथरूम में चली गई। अगले दिन सुबह तैयार हो जैसे ही पीहू जाने लगी तो दीप्ति बोली, पीहू, हो सकता है आज मैं थोड़ी देर से आऊँ। अगर देर हो गई तो प्लीज़ खाना बना लेना। वैसे मैं समय से आने की कोशिश करूँगी। काम जल्दी निपट गया तो मैं तुझे फ़ोन कर दूँगी। प्लीज़ यार, 2 महीने की बात है। डोंट वरी डियर, इतनी फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर ऑल दोस्त हैं हम। एक दूसरे की परेशानी नहीं समझेंगे तो फिर ऐसी दोस्ती का क्या फ़ायदा। तू खाने पीने की टेंशन मत ले, अपने काम पर ध्यान दे बस। चलो ओके, बाय, शाम को मिलते हैं। कहते हुए पीहू बाहर निकल गई। दीप्ति भी जल्दी जल्दी इधर उधर फैले सामान को समेटने लगी। उसने गीले तौलिए को बाहर बालकनी में डाल दिया और सिंक में पड़े बर्तनों को जल्दी से साफ करके रैक में रख दिया। फिर वह अपना टिफ़िन पैक करने लगी। टिफ़िन में सब्जी डालते हुए उसने कुछ सोचकर थोड़ी सी सब्जी ज़्यादा रख ली और 2 रोटियां भी। अपने बैग में लैपटॉप, टिफ़िन, बॉटल और प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी भी फाइलें थी ध्यान करके उसने रख ली और फिर सारे पंखे लाइट बंद कर दरवाजे पर ताला लगा दिया और जल्दी से बाहर निकल गई। कुछ सोच उसने मेट्रो में बैठते ही पराग को फ़ोन लगाया। हेलो मिस दीप्ति, गुड मॉर्निंग। इतनी सुबह सुबह कैसे याद आई मेरी? गुड मॉर्निंग मिस्टर पराग। वैसे आपको बता दूं, यह अर्ली मॉर्निंग नहीं है। सुबह के 10 बज चुके हैं और 10:30 बजे मिलना है हमें। बस यही याद दिलाने के लिए आपको फ़ोन किया है। क्या आप निकल चुके हो या अभी घर पर ही हो? मैं तो बस 5 मिनट में पहुंचने वाला हूँ, बल्कि यूं कहो पहुंच गया। हाँ वैसे तुम कब तक आ रही हो? पराग अपना गला साफ करते हुए बोला। अच्छा, आप पहुंच गए? यकीन तो नहीं होता। चलो, खैर अच्छा ही है अगर आपको समय की अहमियत पता चल गया हो। वैसे मुझे अभी 15 मिनट लगेंगे, तब तक आप चाहो तो काम शुरू कर सकते हो। ना ना, मुझे कोई जल्दी नहीं। तुम आओ आराम से, मिलकर काम करते हैं ना। मिलकर काम करने में ज़्यादा मज़ा है। तब तक मैं एक चाय पी लेता हूँ। एज यू विश, कहकर दीप्ति ने फ़ोन काट दिया। दीप्ति ने घड़ी में समय देखा तो 10:15 बज चुके थे। ये इतनी जल्दी कैसे पहुंच गया? झूठ तो नहीं बोल रहा? आज कहीं मैं लेट ना हो जाऊं। कल उसे इतना सुनाया था, किरकिरी ना हो जाए कहीं उसके सामने मेरी। तभी मेट्रो के अनाउंसमेंट में अपने स्टेशन का नाम सुनकर दीप्ति अपना सामान सही कर सीट से जल्दी से खड़ी हो दरवाजे के पास आई और मेट्रो के रुकते ही तेजी से बाहर निकलकर एक्सीलेटर की तरफ चली गई और अगले 10 मिनट में वह साइट पर थी। वहां पहुंच उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाई, लेकिन पराग का कहीं अता पता नहीं था। यह कहाँ चला गया? यह तो मुझसे आधा घंटा पहले आ गया था।
कहीं चाय पीने, लेकिन चाय तो यहाँ भी मंगवा सकता था। ओह! मैंने कैसे उसकी बातों पर यकीन कर लिया? दीप्ति झल्लाते हुए बोली। अपना सामान टेबल पर रखकर दीप्ति ने घड़ी पर नजर दौड़ाई। 10:35 हो चुके थे। तभी पराग दरवाजा खोल अंदर दाखिल हुआ। हाय, तुम कब पहुंची? कितनी देर से मैं तुम्हारी वेट कर रहा था। बोर हो रहा था इसलिए थोड़ा बाहर घूमने चला गया। पराग लेट आने की घबराहट छुपाते हुए मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला। अच्छा, सचमुच? सामान के साथ बाहर घूमने गए थे? दीप्ति उसके चेहरे को पढ़ते हुए बोली। इम्पोर्टेंट फाइल्स यहीं छोड़कर चला जाता क्या? पराग कंधे उचकाते हुए बोला। चलो मान लिया तुम सच बोल रहे हो। अब काम शुरू करें? ऑफ कोर्स। पराग चेयर पर बैठते हुए बोला। अच्छा लाओ, वह फाइल निकालो जिस पर कल हमने काम किया था। देखिए जरा आज क्या करना है। फाइल? फाइल? ओ माय गॉड! पराग दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ते हुए बोला। क्या हुआ? फाइल भूल आए क्या? नहीं, फाइल तो मैं लेकर आया था। लेकर आए थे? तो फिर कहाँ गई? गायब हो गई क्या? यहाँ आते आते? दीप्ति गुस्से से उसे घूरते हुए बोली। नहीं दीप्ति, वह मैं ऑटो में बैठे बैठे उस पर नजर मार रहा था। पराग मासूमियत से उसकी तरफ देखते हुए बोला। तो तो इसका मतलब, हे भगवान, ऑटो में फाइल! आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? पता है ना वह फाइल कितनी जरूरी थी हमारे प्रोजेक्ट के लिए। सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसी में थी। अब क्या करेंगे? दीप्ति लगभग चिल्लाते हुए बोली। दीप्ति, तुम तो मुझ पर ऐसे इल्जाम लगा रही हो जैसे मैंने वह फाइल जानबूझकर ऑटो में छोड़ी हो। मैंने तो बस पढ़ने के लिए निकाली थी। ओहो, सारी पढ़ाई लिखाई आपकी ऑटो में ही होनी थी क्या? कल यहाँ से जाने के बाद समय कम पड़ गया था, जो रास्ते में भी पढ़ना पड़ गया। कोई एग्जाम देने जा रहे थे जो रट्टा लगा रहे थे। सर ने मुझे कहाँ फंसा दिया यार। अब सर ने फंसाया है तो वही इस समस्या का समाधान भी निकालेंगे। मैंने तो उन्हें पहले ही चेताया था, लेकिन नहीं, उन्हें तो आपकी काबिलियत और सिंसियरिटी पर पूरा भरोसा था। अब उन्हें भी तो पता चले कि आप कितने सिंसियर हो। कहते हुए दीप्ति पर्स से अपना फोन निकालने लगी। अरे रुको दीप्ति, सुनो तो। क्या गुस्से में कुछ भी कहे जा रही हो? और अब सर को फोन क्या मिल जाएगा तुम्हें? सर के सामने मेरी इमेज डाउन करके? 2 मिनट रुको तो, अभी ठंडे दिमाग से सोचने तो दो। कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल ही आएगा। पराग उसे फोन करने से रोकते हुए बोले। क्या सॉल्यूशन निकलेगा? दीप्ति उसे घूरते हुए बोली। वो उस सोचने तो दो। तुम शेरनी की तरह मुझ पर दहाड़ती रहोगी तो मैं कैसे कुछ सोचूंगा? प्लीज कूल डाउन। पराग उसे समझाते हुए बोला। पराग 5 मिनट हॉल में इधर उधर चक्कर लगाता रहा। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। फाइल कहाँ से लेकर आए? सच ही तो कह रही थी दीप्ति, उस फाइल के बगैर काम आगे बढ़ भी नहीं सकता था। कैसे उससे इतनी बड़ी बेवकूफ़ी हो गई? लेकिन फाइल छूटी कैसे? उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था। मिस्टर पराग, अगर आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल कर लिया हो और उस दिमाग में कोई आइडिया आ गया हो तो कृपया कर बताइए, वरना। दीप्ति का चेहरा अब भी गुस्से में तमतमा रहा था। पराग क्या कहता? वह पास पड़ी चेयर पर उदास सा बैठते हुए बोला। जो तुम्हें सही लगे करो। देखो मिस्टर पराग, मुझे शौक नहीं है सर के सामने तुम्हारी शिकायत लगाने की, लेकिन अब इसके बगैर कोई चारा भी नहीं है। बताना तो उन्हें पड़ेगा ही। कहते हुए दीप्ति ने टेबल पर रखा अपना फोन उठाया ही था कि तभी एक आदमी लगभग दौड़ता हाँफता हुआ अंदर दाखिल हुआ। पराग उस व्यक्ति को देखते हुए बोला। तुम यहाँ? मैंने तो किराए के पैसे दे दिए थे। हाँ साहब, भाड़ा तो आपने दे दिया था। मैं तो आपको यह फाइल लौटाने आया हूँ। आप ये फाइल मेरे ऑटो में भूल गए थे। ऑटो वाला पराग को फाइल देते हुए बोला। फाइल देख पराग की आंखों में चमक आ गई। वह फाइल लेते हुए बोला। थैंक्स भाई, थैंक्स। आज तुमने मुझे ये फाइल लौटाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तुम खड़े क्यों हो? बैठो ना यार। पराग एक कुर्सी उसकी तरफ करते हुए बोला। नहीं साहब, बस आपको फाइल लौटा दी, अब वापस चलूं। और सर, मैं क्या एहसान करूंगा आप पर? आप जैसे नेक इंसान कम ही मिलते हैं इस दुनिया में। भाई मैं और नेक, गलतफहमी हो गई है शायद तुम्हें।
इन मैडम से पूछो कि मैं कितना नेक हूँ। पराग दीप्ति की तरफ देखते हुए बोला। यह देख दीप्ति सकपका सी गई। साहब, मुझे किसी से क्या पूछना। आप जैसे बड़े लोग नेकी कर भूल जाते होंगे, लेकिन हम छोटे लोग किसी के एहसान को मरते दम तक नहीं भूल सकते। लेकिन भाई, मैंने तुम पर क्या एहसान कर दिया? मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने पहले कभी तुम्हारे ऑटो में मैं कभी बैठा भी हूँ। पराग सोचते हुए बोला। हाँ साहब, आप मेरे ऑटो में पहले कभी नहीं बैठे, लेकिन आपको शायद याद नहीं, एक दिन शाम को जब आप ऑटो स्टैंड पर खड़े थे, मैं वहीं अपने ऑटो में बैठा सवारी का इंतजार कर रहा था, तभी एक तेजी से आती कार मेरे ऑटो से टक्कर मारकर आगे निकल गई। ऑटो पलट गया और मुझे चोट लग गई। तुरंत लोगों की भीड़ तमाशा देखने के लिए इकट्ठे हो गई, लेकिन कोई मदद करने के लिए आगे नहीं आया। तब भीड़ में से निकलकर आपने मेरी मदद की और मुझे हॉस्पिटल तक पहुंचाया और मेरे इलाज का एक दिन का खर्च भी दिया था। ऑटो वाला हाथ जोड़ते हुए बोला। अच्छा यार, मुझे तो वाकई में याद नहीं। वैसे भाई, इंसान होकर एक दूसरे की मदद करना फर्ज बनता है हमारा, इसलिए मैंने कोई एहसान नहीं किया तुम पर, सिर्फ इंसानियत का धर्म निभाया है। पराग ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। आज भी तो साहब, रेड लाइट पर जब एक ऑटो रिक्शा वाले को बाइक वाले ने साइड मार दी और उल्टा उसी से लड़ने लगा, तब आपने ही तो बीच बचाव करवाया था, और उसी झमेले के चक्कर में शायद आपकी फाइल ऑटो में छूट गई होगी। वह तो आपके बाद जब दूसरी सवारी को बैठाने लगा तो उसने मुझे इसके बारे में बताया, तो मैं तुरंत उसे लौटाने के लिए यहाँ चला आया। ओह, थैंक्स भाई, मेरी वजह से तुम्हारी सवारी छूट गई। कोई बात नहीं साहब, वैसे भी नाइट ड्यूटी कर घर जा रहा था, घर की तरफ की सवारी थी। वैसे साहब, अगर यह फाइल घर पहुंच जाती तो मेरे बच्चों के हाथ लग जाती, तो वो इनके पन्नों के हेलीकॉप्टर बना कर ही उड़ा देते। बहुत शैतान है सर दोनों। ऑटो वाला हंसता हुआ बोला। अरे भाई, फिर तो और भी धन्यवाद। तुम्हें पता नहीं है कि ये फाइल ना मिलती तो आज तेरे भाई की नौकरी चली जाती। वैसे बच्चे स्कूल नहीं जाते क्या तुम्हारे? एक तो अभी 3 साल का है और उससे बड़ी बिटिया है जो लगभग 2 साल पहले तक एक अच्छे स्कूल में जाती थी, लेकिन इस महामारी ने सब कुछ चौपट कर दिया। खाने के लाले थे तो उसकी फीस कैसे भरता। अब सोच रहा हूँ कुछ पैसे जुड़ जाएं, तब अगले साल उसका एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में करवाऊंगा। सरकारी स्कूल में तो नहीं पढ़ेगी। क्यों नहीं पढ़ेगी सरकारी स्कूल में? क्या बुराई है वहाँ पढ़ने में? पराग हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोला। सर, बुराई तो कुछ नहीं है, बस सुना है पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं होती। किसने कह दिया भाई तुमसे? मैं भी सरकारी स्कूल का पढ़ा लिखा हूँ। हाँ, इन मैडम का पता नहीं, ये जरूर अंग्रेजी स्कूल में पढ़ी होगी। पराग दीप्ति की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए बोला। और भाई, हमारे स्कूल में तो अच्छी पढ़ाई लिखाई थी, तभी तो यहाँ नौकरी पर बैठा हूँ। साल बर्बाद मत करो उसका, स्कूल में नाम लिखवाओ। अगर कुछ खर्च पाने की जरूरत हो तो मुझसे कहो। पराग जेब में हाथ डालते हुए बोला। नहीं नहीं साहब, भगवान की दया से काम धंधा अच्छा चल रहा है, और आपकी बातों ने आज मेरी आंखें खोल दी। मैं बिटिया को समझा लूंगा, क्यों उसका एक साल खराब करूं। अच्छा साहब, अब चलूं? ऑटो वाला हाथ जोड़कर उठते हुए बोला। अरे भाई, बातों के चक्कर में तुमसे चाय पूछना भी भूल गया। तुम बैठो ना, तुम्हारे लिए चाय मंगवाता हूँ। नहीं साहब, रात भर का जगा हुआ हूँ, अब घर जाकर नहा धोकर ही कोई चाय पानी पीऊंगा। कहकर ऑटो वाला बाहर निकल गया। ऑटो वाले के जाने के बाद पराग दीप्ति की तरफ देखते हुए बोला। लीजिए मिस दीप्ति, आपकी इम्पोर्टेंट फाइल देख लीजिए, सब कुछ सही सलामत है ना? ऑटो वाले की बातें सुन दीप्ति भी हैरत में थी। उसे पराग की शख्सियत के बारे में समझ में नहीं आ रहा था। कितनी जल्दी सबसे घुल मिल जाता है, अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं। दीप्ति ने उसके हाथों से फाइल लेकर उस पर एक नज़र डाली और फिर चुपचाप दोनों अपने अपने काम में लग गए। देवड़ा जी घड़ी में समय देख घर जाने की तैयारी कर रहे थे कि तभी पियोन उसके केबिन में दाखिल हुआ। सर, आपको अर्जुन सर ने अभी बुलाया है, कहकर वह बाहर निकल गया। इस समय इस समय क्या काम याद आ गया है सर को? वैसे भी देखा है इन अफसरों को, हमेशा छुट्टी के टाइम ही इनके सारे काम याद आते हैं।
खुद के तो बीवी बच्चे नहीं, लेकिन दूसरे की भी दिक्कत नहीं समझती। मन ही मन बड़बड़ाते हुए देवड़ा जी कुर्सी से उठ अर्जुन के केबिन की तरफ बढ़ गए। मे आई कम इन सर? आइए आइए देवड़ा जी, बैठिए। अर्जुन अपने सामने रखी फाइल में नजरें गड़ाए ही हाथ के इशारे से उन्हें बैठने के लिए कहा। 5 मिनट तक जब अर्जुन ने देवड़ा जी की तरफ नहीं देखा तो देवड़ा जी को बेचैनी से होने लगी। उनकी नज़रें बार बार घड़ी पर जा रही थी, लेकिन अर्जुन से कुछ पूछने की हिम्मत वे जुटा नहीं पा रहे थे। बस बैठे बैठे पहलू बदल रहे थे। कुछ देर बाद अर्जुन ने अपने सामने रखी फाइल बंद की और चश्मा उतारते हुए बोला, सॉरी देवड़ा जी, छुट्टी के समय आपको तकलीफ दी। नहीं नहीं सर, तकलीफ की कैसी बात? आप भी तो बैठे हैं। बताइए सर, किस काम के लिए आपने मुझे याद किया? देवड़ा जी जबरदस्ती चेहरे पर झूठी मुस्कान बिखेरते हुए बोले, देवड़ा जी, 15 दिन हो गए हैं। बताइए, पराग और दीप्ति के काम की क्या प्रोग्रेस है? क्या लगता है आपको दी गई टाइम लिमिट में दोनों प्रोजेक्ट पूरा कर पाएंगे? आज आए थे ना वो दोनों तुमसे मिलने? अर्जुन टेबल की दराज से एक फाइल निकालते हुए बोला, सर, काम तो दोनों ठीक ही कर रहे हैं। अब यह नहीं पता अकेली दीप्ति ही सारा काम कर रही है या दोनों मिलकर। दोनों अक्सर आ ही जाते हैं और जब मुझे समय मिलता है तो मैं भी उनसे मिलने चला जाता हूँ। लग नहीं रहा था दोनों कम उम्र के बच्चे इस काम को अच्छे से कर भी पाएंगे या नहीं, लेकिन मानना होगा सर, वह दोनों ही अपने काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। चाह कर भी कोई कमी नहीं निकाल पाता मैं उनके काम में। जहाँ तक टाइम पीरियड की बात है, तो अगर इसी तेज़ी से काम करते रहे तो सर वह समय से पहले ही इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर देंगे, जहाँ तक मेरा तजुर्बा कहता है। आई होप आपका तजुर्बा सही निकले। वैसे दीप्ति ने उस दिन के बाद पराग के बारे में कोई शिकायत की या आपने अकेले में उससे पूछा कि पराग? अर्जुन देवड़ा जी की तरफ प्रश्न भरी नज़रों से देखते हुए बोले, आपके कहने से पहले ही पूछ लिया था मैंने सर, बल्कि जब भी फ़ोन करता हूँ पूछ ही लेता हूँ। आफ्टर ऑल यह प्रोजेक्ट हम सबका है और हमें पता है इसकी सक्सेस हमारी कंपनी के लिए बहुत मायने रखती है। फिर कुछ कहा उसने? नहीं सर, काम के बारे में तो कुछ नहीं, बल्कि कह रही थी कि उसे अंदाज़ा नहीं था कि यह खिलड़ंद सा लगने वाला इंसान काम के प्रति इतना सिंसियर भी हो सकता है। तारीफ कर रही थी सर उसकी, लेकिन साथ ही उसके मस्खरेपन से परेशान भी है। वैसे सर, जब आपने हम तीनों की टीम बनाई थी तो मैं खुद संशय में था पराग को लेकर, लेकिन अब मैं भी आपकी तरह आश्वस्त हूँ। मानना पड़ेगा आपकी पारखी नज़रों को। देवड़ा जी मुस्कुराते हुए बोले। अर्जुन कुछ नहीं बोला, ना ही उसके चेहरे पर कोई भाव आया। घड़ी की ओर देखते हुए बोला, ठीक है देवड़ा जी, अब आप जा सकते हैं। देवड़ा जी के जाने के बाद अर्जुन ने उस बहुमंजिला इमारत की खिड़की से बाहर झांक कर देखा। अंधेरा घिर आया था और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। उसने भी टेबल पर रखी अपनी फाइल को ड्रॉअर में रखा और अपना बैग ले नीचे उतर पार्किंग में लगी अपनी कार को लेकर बाहर निकल आया। बारिश तेज शुरू हो चुकी थी। अभी वह कुछ आगे ही बढ़ा था कि तभी उसकी नज़र ऑटो स्टैंड पर खड़ी पीहू पर गई। उसने अपनी गाड़ी का शीशा नीचे किया और पीहू को बैठने के लिए कहा। पीहू हैरान थी अर्जुन की ये मेहरबानी देखकर, क्योंकि इससे पहले कई बार अर्जुन की कार उसके पास से गुजरी, लेकिन कभी ऐसे रुकी नहीं थी। थैंक्स सर, आज मार्केट में कुछ घर का सामान लेना था, बस उसमें ही देर हो गई। और आपको तो पता है कि बारिश में कोई ऑटो वाला चलने के लिए राजी ही नहीं होता, और चल भी लिया तो किराया दुगना। पीहू बिना अर्जुन के कुछ पूछे अपने आप ही उसे सब कुछ बताते हुए बोली। फिर अचानक से कुछ सोच हंसते हुए बोली, सर मैं भी कितनी बुद्धू हूँ। आप थोड़ी ना कभी ऑटो में बैठे होंगे जो आपको ऑटो वालों की चिक चिक के बारे में जानकारी होगी। तभी उसकी नज़र गाड़ी में लगे सामने वाले शीशे पर पड़ी। अर्जुन का सीरियस चेहरा देखकर वह एकदम से चुप हो गई। सॉरी सर, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गई। इट्स ओके मिस पीहू।
और आपको क्या लगता है, क्या मैंने कभी ऑटो या बस में सफ़र नहीं किया? अपनी कॉलेज लाइफ में बहुत धक्के खाए हैं, बस, मेट्रो और ऑटो के। आपको क्या लगता है कि मैं मुँह में चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुआ था? हर इंसान के जीवन में एक स्ट्रगल का दौर ज़रूर आता है। हाँ, यह अलग बात है कि किसी का स्ट्रगल लंबा हो जाता है और किसी को मंजिल जल्दी मिल जाती है। आपको जीवन में मिले स्ट्रगल के एक्सपीरियंस से ही आपके आगे काम आते हैं। और हाँ, बस, मेट्रो और ऑटो के धक्कों से मिला एक्सपीरियंस भी। अर्जुन हल्के से मुस्कुराते हुए बोला। उसको मुस्कुराता देख पीहू को बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसकी मुस्कान बहुत कम देखने को मिलती थी। हर दम अर्जुन अपने चेहरे पर एक संजीदगी की चादर ओढ़े रहता था। मिस पीहू, कहाँ ड्रॉप करना है आपको? यह तो आपने बताया ही नहीं। ओह हाँ सर, मैं तो भूल ही गई थी। सर, अगली रेड लाइट के बाद जो बस स्टॉप है, बस आप मुझे वहीं उतार देना। क्या वहां से आप बस पकड़ेंगी? अर्जुन शीशे में से ही उसे देखते हुए बोला। नो नो सर, स्टैंड के पास ही अंदर गली में पीजी है, वहीं रहती हूँ मैं। अगर ज़्यादा अंदर है तो मैं आपको वहीं ड्रॉप कर देता हूँ। बारिश तेज है, भीग जाओगी। नहीं सर, बस गली में पहला ही मकान है। ओके। बातों ही बातों में बस स्टॉप आ गया और अर्जुन ने कार रोक दी। पीहू ने उतरते हुए उसे थैंक्स कहा, फिर कुछ सोचते हुए बोली, सर, मैं आपको चाय के लिए भी नहीं पूछ सकती। समय ज़्यादा हो गया है और हमारे पीजी में 7 बजे के बाद जेंट्स को आने की परमिशन नहीं है। ओके मिस पीहू, चाय फिर कभी, कहते हुए अर्जुन ने कार आगे बढ़ा दी। दीप्ति ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, पीहू चहकते हुए अंदर आई और सामान एक तरफ रख चेयर पर बैठते हुए बोली, ओह दीप्ति, आज तो कमाल ही हो गया। तू सोच सकती है आज मैं किसके साथ आई हूँ? ऑटो वाले के साथ। हैं? ए, पीयू सड़ा सा मुंह बनाकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, ऐसे मुंह क्यों बिगाड़ रही है? इतनी बारिश में मेट्रो या बस से तो आने से रही, ऑटो से ही आई होगी ना? दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं कहानी के अगले पार्ट में। तब तक ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि ये कहानी आपको पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं कहानी के अगले पार्ट में, तब तक के लिए शुक्रिया।